नमस्कार, मैं सावन कुमार द हिस्टोरिका चैनल में आप सबका स्वागत है। बीएचयू बीएड से जुड़ी हुई आपकी जितनी भी शंकाएं हैं उसको हम लगातार यहाँ के टॉपर्स जो बीएचयू बीएड के टॉपर्स हैं उनसे बात करके दूर कर रहे हैं। आपके में से बहुत से लोगों ने अपनी अपनी शंकाएं दी, विभिन्न लोगों ने अपने डाउट्स विभिन्न डिसिप्लिन के लिए किए। हमने लगातार उस सीरीज में कई टॉपर्स का इंटरव्यू लिया। आज हमारे साथ साइंस के टॉपर मिस्टर जितेंद्र कुमार मौजूद हैं। वो आपको बताएंगे कि साइंस की जो डिसिप्लिन होती है उसकी तैयारी किस तरह से करनी चाहिए और जो कुछ भी आपके डाउट्स हैं उसे हम आज जितेंद्र जी के साथ क्लियर करेंगे। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि जितेंद्र जी ने जो बीएचयू बीएड की परीक्षा थी इसमें साइंस डिसिप्लिन में उन्होंने टॉप 10 में हैं। अपने बारे में अब जितेंद्र जी आपको ज़्यादा जानकारी देंगे। हाय, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं यहीं से बीएससी एमएससी किया हूँ और इस बार बीएड एंट्रेंस दिया हूँ जिसमें टॉप 10 में हूँ। जी, आपने 10वीं परीक्षा कहाँ से पास की? अपने 10th? मैं बिहार से हूँ और 10वीं बिहार से किया हूँ। बिहार बोर्ड से अपने 10वीं की। और फिर 12वीं भी बिहार बोर्ड से किया। 12वीं आपकी स्ट्रीम क्या थे? साइंस थी। साइंस थी। पीसीबी थी। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपने पढ़ी थी। जी, फिर वहाँ से आप बीएचयू बीएससी आए? हाँ, बीएचयू बीएससी आया। जी, उसके बाद आपने एमएससी भी यहीं से किया और फिर आपने बीएचयू बीएड का एंट्रेंस दिया। हाँ, तो आप तो बीएचयू में बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। हाँ जी, मैं बहुत। जी बिल्कुल। तो जैसा आप हमारे दर्शकों ने देखा कि जितेंद्र जी ने यहीं से बीएससी और एमएससी की शिक्षा प्राप्त की है। बीएचयू से बीएससी और एमएससी करना बहुत ही मुश्किल माना जाता है और ये काफ़ी चैलेंजिंग भी होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने अपनी सफलताएं प्राप्त की। हम इस विषय में और भी इनसे चर्चाएं करेंगे। तो जितेंद्र जी, जैसे आपने परीक्षा में इतना ऊंचा स्थान प्राप्त किया, परीक्षा जिस तरह से हमारे पिछले टॉपर से भी हमारी कुछ बात हुई थी तो लगातार उन्होंने ये कहा था कि 2 सेक्शंस होते हैं ना, ए और बी वाला। तो जरा इस सेक्शंस की तैयारी कैसे की जाए, आपने कैसे की, अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताइए। देखिए, सेक्शन ए में होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, जी, रीजनिंग और करेंट एजुकेशन सिनेरियो से क्वेश्चन आते हैं। इसमें आप यूट्यूब के सहारा ले सकते हैं, टेलीग्राम के सहारा ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर का सहारा ले सकते हैं रीजनिंग के लिए। हाँ, रीजनिंग के लिए और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए जी। और उसके बाद करेंट एजुकेशन सिनारियो के लिए जी। और रही बात सेक्शन बी में, तो सेक्शन बी स्ट्रीम से आता है। जैसे साइंस में तो साइंस से आएगा, आर्ट में तो पूरे आर्ट से आता है क्वेश्चन। तो जैसे साइंस में होता है बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, इससे 6 सब्जेक्ट से आता है इसमें। तो इसमें सबका इक्वल वेटेज होता है साइंस में। एक कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे हैं उनकी तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? कंप्यूटर साइंस के बच्चे के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बायो ग्राउंड से नहीं होते हैं। तो बायो ग्राउंड से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है लगभग 35, बॉटनी, जूलॉजी और होम साइंस ये ज़्यादा आते हैं। हाँ, इनके क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। तो कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स वाले के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है लेकिन वो भी कर लेते हैं। अच्छा, हमारे साथ वो भी है। जी। तो उसके बाद ये बॉटनी और जूलॉजी इसकी तैयारी कैसे की जानी चाहिए, मतलब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? बॉटनी जूलॉजी के लिए आप एनसीईआरटी पहले पढ़िए। एनसीईआरटी से मैक्सिमम कुछ क्वेश्चन रहता है। किस क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? 11-12 की एनसीईआरटी से मैक्सिमम क्वेश्चन। हाँ, बायो के पढ़नी चाहिए, बायो से। और ये फिर फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी? फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी थोड़ा टफ हो जाता है पढ़ना, इसलिए आप शॉर्टकट नोट्स किसी से जुगाड़ कीजिए या शॉर्टकट इंटरनेट से जुगाड़ कीजिए। वहाँ पर बहुत सारे रेजोनेंस की या बहुत सारा आकाश वगैरह के जो मटेरियल्स मिल जाता है, मटेरियल मिल जाते हैं वहाँ। हाँ, उससे आप फार्मूला देखिए और फार्मूला को प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा बहुत क्वेश्चन लगाइए उससे। तो इजी रहता है, फिजिक्स से ज़्यादा टफ नहीं रहता है। केमिस्ट्री और जूलॉजी के लिए? केमिस्ट्री के लिए और जूलॉजी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है। एनसीईआरटी से कुछ मतलब आप एनसीईआरटी की सलाह देना चाहते हैं? लेकिन प्रैक्टिस होना चाहिए क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा। अच्छा, मतलब अभी बहुत से टॉपर्स ने कहा था कि मॉक टेस्ट जरूरी होता है। हाँ, क्वेश्चन तो क्या मॉक टेस्ट जरूरी होगा? हाँ, मॉक टेस्ट जरूरी है, बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी पहले तो सबसे पहले आप शुरू से पढ़े तो यूनिट वाइज कीजिए तो सही रहेगा। फिर आपको धीरे धीरे बड़े मतलब वो पूरा होल सिलेबस कीजिए। जैसे प्लेटफॉर्म मिलते जा रहे हैं, आप टेस्ट लगाते जाइए और जो उनके वीक पॉइंट्स हैं आप उसको मजबूत कीजिए। हाँ, उसको बढ़ाते रहिए। जी बिल्कुल। तो जैसा आपने देखा कि इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताया, हम और भी इनसे चर्चा जारी रखेंगे। तो जैसा कि जितेंद्र जी, हम ये जानते हैं कि जनवरी से सेशन शुरू हुआ था, तो अब तो 3 महीना कक्षाएं चल रही हैं, फिर चौथे महीने में है। अभी कक्षाएं ऑनलाइन मोड में चल रही हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका बीएड की कक्षाओं के बारे में? चूँकि आप बीएचयू के पूर्व स्टूडेंट रह चुके हैं, आपने बीएचयू में 5 साल बिताए हैं, तो यहाँ आके कितना अलग लग रहा है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, जो बीएचयू के बाहर है, जैसे यूपी बीएड, बिहार बीएड, वहाँ पर ठीक है क्लास नहीं, थोड़ी लिबर्टी है, लेकिन यहाँ पर अगर क्लास होती है ढंग से तो यहाँ पर सीखने की बहुत सारा चीज़ मिलता है, माहौल मिलता है पढ़ने लिखने का, बच्चों से इंटरेक्शन का माहौल मिलता है जो काफ़ी पॉजिटिव वे में उसको अच्छे लेवल तक ले जा सकता है सुधारने के लिए, एक बड़ी पर्सनालिटी के लिए। मतलब यहाँ काफ़ी सारा काम भी करना पड़ता है। काम मेहनत है तो, लेकिन इससे इम्प्रूवमेंट होगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा लोगों को। ऑनलाइन कक्षाओं का क्या अनुभव रहा है आपका? ऑनलाइन कक्षा में थोड़ा लिबर्टी है, छूट छाट है, मतलब दूसरा काम कर सकते हैं आप।
मतलब आप चल सकता है। हाँ। और ऑफलाइन कक्षाएं कैसी रहती हैं? आपने तो अगर बीएड की नहीं की हैं, लेकिन और तो कक्षाएं आपने की हैं। ऑफलाइन कक्षा में यही प्रॉब्लम है कि दिन पूरा गुजर जाता है कक्षा क्लास करते करते, बात यही है। माहौल कैसा रहता है? क्या वो मनोरंजक रहता है ऑफलाइन? डेफिनेटली मनोरंजन तो रहता ही जी। क्या आपको ज़्यादा अच्छा कौन सी कक्षाएं लग रही थी, ऑफलाइन या ऑनलाइन? अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे ऑनलाइन कक्षा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन कक्षाएं ज़्यादा अच्छा लग रही है। तो जैसा कि आपने देखा कि कक्षाओं का विभिन्न जिस तरह के ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में चलती हैं, दोनों का अनुभव जितेंद्र जी ने हमसे साझा किया। तो जितेंद्र जी, जैसे आपने परीक्षा में इतना ऊंचा स्थान प्राप्त किया और हमारी कई टॉपर्स से बात हुई, हम सब जानते हैं कि इतने बड़े संस्थान में आना काफ़ी मुश्किल है। तो बच्चों, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जो प्रतिभागी हैं, जो आना चाहते हैं यहाँ, उनके लिए आपकी क्या सलाह है, क्या सजेशंस हैं? कौन से मिस्टेक है जो वो ना करें? कौन से तरीके हैं जिसको अपना के वो मेरिट लिस्ट में अपना स्थान पा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले बच्चे को डेडिकेशन होना चाहिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, पूरा सिलेबस को कवर करे, पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करे, क्योंकि सीट बहुत कम है साइंस के लिए। टोटल 1-2 मार्क्स से भी आप बाहर हो सकते हैं। हाँ, मेन कैंपस में 32 सीट है साइंस के लिए, पूरे मिला के शायद 64 के आसपास सीट है। और करीब 20,000 से ऊपर एप्लीकेशंस गिरते हैं। हाँ, लगभग बहुत सारे 10,000 के ऊपर एप्लीकेशन आते हैं यहाँ पे बीएचयू के लिए। तो इसमें सिलेबस को अच्छे तरह से पढ़े, उसको बार बार रिवीजन करे ताकि वो याद रहे। वहाँ पर एग्जामिनेशन में क्या होता है, जो याद रहता है वही काम आता है। इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करे कि वो याद रहे, नहीं तो सोचने में टाइम गुजर जाता है। इससे एक्यूरेसी बढ़ेगी उनकी। हाँ, याद रहे, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करे, याद रहे, क्वेश्चन लगाए, ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़े उससे, क्वेश्चन लगाने से। अच्छा जी। हाँ, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन इस बार ज़्यादा था जी। इस बार उम्मीद है कि इस बार भी ज़्यादा है, क्योंकि एनटीए करवा रहा है, पहले बीएचयू करवाता तो इसका सेक्शन मतलब 10 क्वेश्चन ही आता था लगभग जी। इस बार लगभग 15-20 क्वेश्चन आ रहा है। तो उम्मीद है कि इस बार भी ज़्यादा है, क्योंकि एनटीए करवा रहा है। एनटीए करवाएगा तो टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन से ज़्यादा ही क्वेश्चन आने की संभावना है इस बार। वो शिक्षण क्षमता तलाशते हैं आप, तो वो आप यूट्यूब से पढ़े टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन, और उसके बाद क्वेश्चन लगाए, उससे बस उससे हो जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना उसके लिए। एक सवाल और भी है, जैसे बहुत से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटर्स, तो उनमें एक स्ट्रेस आता है, तनाव आता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। आपने कैसे अपना स्ट्रेस मैनेज किया था? तनाव कैसे आपने अपना? देखिए, इसमें बात यह है कि सीट तो कम है, तनाव तो आ सकता है, जाहिर सी बात है सबको। बिल्कुल। लेकिन आप उसको अगर कंसिस्टेंट पूरे पढ़ेंगे, एक रेगुलर पढ़ेंगे ना, तो आपको एक पॉजिटिव वे में कॉन्फिडेंस आएगा जी। जैसे हमारे कुछ कर लेंगे जी, हमारे कुछ टॉपर कह रहे थे कि रिवीजन करते रहिए, उससे स्ट्रेस कम होगा। हाँ, रिवीजन करते रहिए, आपको लगेगा कि सब तो हमको आता ही है। अच्छा। आप एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपके अंदर, और उसके बाद आप करिए लेंगे लगभग। अच्छा, तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक तरीका होता है। परीक्षा हॉल में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए आपके हिसाब से? किस तरह का रहना चाहिए? ये साइंस है तो फिजिक्स से न्यूमेरिकल भी आ सकता है, न्यूमेरिकल आता है, हालांकि इस बार बहुत कम न्यूमेरिकल था। तो आप न्यूमेरिकल वाला पार्ट को अंत में करेंगे। जैसे रीजनिंग वाला पार्ट है, उसमें वो तो पूरा आपको सॉल्व करना है, 10 के 10 क्वेश्चन मतलब सॉल्व करना है। तो पहले उसको करना है? नहीं, उसको नहीं करना है। अच्छा। पहले बाद में करना है। फिजिक्स और रीजनिंग को बाद में करना है जी। जो थियोरेटिकल टाइप क्वेश्चन है उसको सबसे पहले करना है जी। हाँ, मतलब थियोरेटिकल टाइप के क्वेश्चन हमें पहले ध्यान देना चाहिए। जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन उसको बाद में करना है, ताकि वो टाइम कंज्यूम कर लेता है ना जी। तो उससे टाइम उलझ जाओगे, आप इधर आपका इजी क्वेश्चन छूट जाएगा, तो फिर मार्क्स पे असर पड़ सकता है। एक और प्रश्न है, बहुत सारे कंप्यूटर्स ये हैं, नेगेटिव मार्किंग है ना, इसको लेके क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इनकी? देखिए, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 है इसमें है शायद। जी, 1/4 है। हाँ, तो इसके लिए आपको मतलब थोड़ा ढंग से करना पड़ेगा। बहुत कम सीट है, तो वही क्वेश्चन कीजिए जो मतलब आपको आ रहा है। मतलब आप चांस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि भी इतना कम सीट है, अगर ज़्यादा कर लो क्वेश्चन नेगेटिव में जाओगे तो और रैंक खराब हो सकती है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा कि जितेंद्र जी ने जो आपके प्रश्न थे निगेटिव थे, और जितने भी इससे लेके डाउट्स थे हमारी स्ट्रेटजी को लेके, उसके आंसर्स दिए। अच्छा, जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, आपने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई भी। तो आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? कौन से वो लोग थे जिन्होंने आपकी सफलता में योगदान दिया है? देखिए, सफलता का सबसे बड़ा श्रेय तो मैं खुद को देना चाहूँगा जी, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ ढंग से, उसके बाद मेहनत की आपने। हाँ, ये तो साबित हो चुका है। और उसके बाद यूट्यूबर्स है, मेरे फ्रेंड्स है जो काफ़ी हेल्प किया है बीएड एंट्रेंस के लिए, बहुत सारे मटेरियल मतलब प्रोवाइड किया है, ये पढ़ो वो पढ़ो, बहुत सजेशन दिए हैं लोगों ने। तो इसमें फ्रेंड है, यूट्यूबर्स है, और मैं खुद हूँ जी। जैसा कि आपने देखा कि अभी जितेंद्र जी ने बताया, तो एक मिसकॉन्सेप्शन भी जो आपके मन में है कि जो सोशल मीडिया है या मोबाइल है ये हमें हमेशा ख़राब करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मोबाइल का सही प्रयोग करेंगे तो आप इतने बड़े संस्थान में आ सकते हैं। जी जी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी कि आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे दर्शकों का समाधान किया। आपको उज्जवल भविष्य की भी शुभकामनाएं। तो हमारे साथ आज जितेंद्र जी थे, जिन्होंने कि साइंस में टॉप 10 में अपना अच्छा रैंक प्राप्त किया और यहाँ बीएचयू से बीएड कर रहे हैं। आपके जितने भी डाउट्स हैं लगातार हम उन्हें एनालिसिस करते हैं, उन पर जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं, जो भी शंकाएँ आपकी होती हैं, उनका समाधान करने की कोशिश द हिस्टोरिका चैनल करती है। आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपकी शंकाओं का समाधान यूँ ही करते रहें। धन्यवाद।